नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास से हमने प्रारंभ से बीपीएससी की जो तैयारी है कैसे करें वो सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की थी। आज हम देखने वाले हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है ना, डिटेल में। पिछली क्लास में हमने सिलेबस की बात की थी, वहाँ पर हमने चर्चा किया था कि जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी के चरण क्या है हमने देखा था। 3 यहाँ पर चरण है। सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद दूसरा चरण आता है हमारा मुख्य परीक्षा, और इसके बाद तीसरा चरण आता है हमारा साक्षात्कार। इसमें हमने बात कर लिया था कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में देखें तो 150 नंबर होते हैं, और ये जो है कट ऑफ के ऊपर है ना, कट ऑफ के ऊपर हमारा इसमें सिलेक्शन हो पाता है। जब हम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तब हम आते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा के लिए हमें प्रवेश मिलता है, और मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात किया था। सबसे पहले तो एक हिंदी का पेपर होगा, कितने 100 नंबर का। उसके बाद जीएस पेपर 1, इसकी बात करें तो 300 नंबर, और जीएस पेपर 2 यहाँ पर इसकी बात करें तो 300 नंबर। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, वैकल्पिक विषय होता है, ये भी 300 नंबर का। यहाँ पर हमने बात किया था कि जो हिंदी है वो केवल क्या है, अनिवार्य है, यानी कि इसमें पासिंग मार्क्स हमें लाना है, और पासिंग मार्क्स लाने के बाद ही हमारा आगे का पेपर चेक होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि मुख्य परीक्षा देखा जाए तो मुख्यतः मेधा निर्धारण में 900 नंबर यहाँ पर भूमिका निभाता है, और इसी के आधार पर हमारा मेधा सूची बनता है। और फिर इसमें जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कट ऑफ के अंडर जो आ जाते हैं, वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं, और साक्षात्कार की बात हमने की थी 120 नंबर के होते हैं। तो जो हमारा मेधा सूची बनती है, मेधा सूची में देखें तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के नंबर ऐड होते हैं, यानी कि 900 नंबर मुख्य परीक्षा और 120 नंबर साक्षात्कार, यानी कि 1020 नंबर पर हमारा क्या होता है, मेधा सूची बनती है। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होता है, हाईएस्ट मार्क्स से धीरे धीरे नीचे क्या होता है, नीचे जाते हैं, और जहां तक जितना पद है उतने पद तक जिस नंबर पर आखिरी आ जाता है ना, जो भी नंबर हो उसके बाद के जो भी बच्चे होते हैं उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर देखें तो रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी जिनके थोड़े मार्क्स कम भी होते हैं तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर होता है। वो सारी बातें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो 3 चीज़ें हमने कर ली थी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अब इसको यहाँ पर सिलेबस क्या दे रखा है आयोग ने, और फिर जो मैंने रिसर्च यहाँ पर की है, दोनों चीज़ आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। सभी पॉइंट को आप लोगों का काम होगा कि अच्छे से नोट डाउन करें, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ये ना हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जो भी सिलेबस मैं यहाँ पर करवाऊंगा, आज तक का लेटेस्ट सिलेबस है। सिलेबस चेंज करने की बात 63वीं बीपीएससी से हो रही है कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन 63वीं हो गई, 64वीं हो गई, 65वीं हो गई, आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और जो लेटेस्ट सिलेबस है, यानी कि जो पहले से ही चल रहा है, वही सिलेबस यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस क्या दे रखा है आयोग के द्वारा, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस आयोग ने क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है, सिलेबस का मतलब जो आयोग का सिलेबस है उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर सुधार के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान है ना, सामान्य विज्ञान, इसी में दे रखा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करेंट अफेयर, कहाँ, इंडिया प्लस इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दे रखा है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करेंगे, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये यहां पर पहला टॉपिक दे रखा है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहां पर है सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल
है ना। सामान्य भूगोल, उसके बाद दे रखा है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, है ना, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, इसी में दिया है, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। ठीक है। उसके बाद दिया है भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। उसके बाद दे रखा है आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद रखा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद दे रखा है तथा इसमें बिहार का योगदान, आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। ठीक है। और उसके बाद अंतिम टॉपिक है यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस दे रखा है आयोग के द्वारा। क्या क्या लिखा है एक बार फिर से यहां पर देखते हैं। सबसे पहला यहां पर क्या है, सामान्य विज्ञान, है ना। उसके बाद करेंट अफेयर की बात करें तो भारत और विश्व में क्या क्या घटनाएं घट रही है उन सभी का जानकारी हमें होना चाहिए। यहां से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो सभी में सबसे ज्यादा यहां पर योगदान अगर देखा जाए तो इतिहास का है, जहां 35, 40, 45 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन देखें तो दूसरा सेक्शन क्या है हमारा, करेंट अफेयर। यहां से 4-5 वर्षों की अगर प्रक्रम देखें कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमिका देखने को मिलती है करंट अफेयर की। 30 से 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो दो सेक्शन अगर हम कर लेते हैं, एक तो इतिहास और दूसरा करंट अफेयर, तो लगभग हमारा 70 नंबर के आसपास यहाँ से बन जाते हैं। और हमारा सिलेक्शन कहाँ पर हो रहा है, 100 से 110। ठीक है। तो 70% तो हमारा 2 ही सब्जेक्ट में हो रहा है, तो पहले इस पर फोकस करें ना, है ना। उसके बाद देखें तो अगला दे रखा है यहाँ पर भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी कि भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ है और बिहार के इतिहास में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उन सभी से प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ पर दे रखा है सामान्य भूगोल। अब यहाँ पर तो एक ही लाइन दिया है सामान्य भूगोल, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं ये आगे मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद दिया है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। नदियों से देखें तो नदियों से हर वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, हर वर्ष नदियों से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे जिस तरीके से पूछे जाए। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बस इतना ही लिखा है, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। लेकिन प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, इसका भी एनालिसिस अभी प्रस्तुत करने वाला हूँ। उसके बाद आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी कि आजादी के बाद, आजादी जब मिल जाती है तब बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यहां पर दे रखा है भारत की राष्ट्रीय आंदोलन,
है ना, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन कैसे प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई, कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हुए, क्या इसका परिणाम हुआ, ये सभी पता होना चाहिए। और साथ ही ये जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें बिहार का क्या योगदान रहा, बिहार से कौन कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे, उनका क्या योगदान रहा, किस क्षेत्र से जुड़े थे, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न अगर इतिहास में देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इससे बिहार, इसमें बिहार का क्या योगदान है, यहां से सबसे ज्यादा इतिहास में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और अंतिम यहां पर दे रखा है सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। और आप सबको पता होगा 10 प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से यह जांचने का प्रयास किया जाता है कि केवल आप रटा हुआ विद्या आपके पास नहीं है, आपका जो मानसिकता है ना, यानी कि मैथ का जो कैलकुलेशन है, उसके बाद रीजनिंग एक दो आ जाते हैं, तो इसके माध्यम से आपकी मानसिक योग्यता है इसको जांचने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो सिलेबस में, है ना, सिलेबस में इतना ही दिया गया है आयोग के द्वारा। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या सिलेबस दिया गया है और उसके बाद हम आ जाएंगे डिटेल एनालिसिस पर। चलिए, इसके बाद हम बात करें मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहां पर भी हमने क्या देखा था, एक पेपर क्या है, हिंदी। ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो क्या है, सामान्य हिंदी, जो 100 नंबर का है। और 100 नंबरों में बात करें तो 100 नंबरों में से सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर में देखें तो सबसे पहले इन 100 नंबरों में निबंध की अगर आंकड़ा देखें तो निबंध यहाँ पर 30 नंबर के पूछे जाते हैं निबंध। इसके बाद व्याकरण की बात करें तो व्याकरण से यहाँ पर 30 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, निबंध 30 नंबर, व्याकरण 30 नंबर। उसके बाद वाक्य विन्यास है, वाक्य विन्यास, इसकी बात करें तो 25 नंबर के ये होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा संक्षेपण। संक्षेपण की बात करें तो कितने बच के 30 30 60 ये 15 नंबर, ये टोटल मिला के हमारे 100 नंबर होते हैं। और सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में यही सिलेबस है, 30 नंबर का निबंध होता है ना, व्याकरण 30 नंबर के पूछे जाते हैं, वाक्य विन्यास 25 नंबर के और संक्षेपण 15 नंबर के। ये टोटल हमारा क्या है 100 नंबर का। इसका जो स्तर दे रखा है सीधे तौर पर लिखा हुआ है, जो भी हिंदी होगा वो माध्यमिक स्तर का। ठीक है, इसका जो स्तर होगा वो क्या होगा, माध्यमिक स्तर का, जो भी हिंदी का स्तर होगा वो होगा। ठीक है, तो यहां पर हिंदी क्लियर है। उसके बाद दूसरा है हमारा जीएस पेपर 1। ठीक है, दूसरा पेपर है हमारा जीएस पेपर 1। और जीएस पेपर 1 की बात करें तो यहां पर सीधे तौर पर 3 टॉपिक है ना। सिलेबस तो सबसे पहली बात आपको रटा हुआ होना चाहिए। सिलेबस माइंड में सेटअप होना अगर नहीं हुआ तो जब हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस जब तक पता नहीं होता है तब तक जितने भी चीज़ें देखें हमें लगता है कि ये भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वो भी है। लेकिन जब सिलेबस हमें पता होता है तब जो भी टॉपिक देखते हैं सीधे तौर पर दिखता है कि ये हमारे परीक्षा से कुछ रिलेशन नहीं रखता, सीधे इसको साइड करें, है ना। तो सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। तो जीएस पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। पहले सेक्शन की बात करें तो पहला सेक्शन क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। ठीक है, पहला सेक्शन है। उसके बाद दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरे सेक्शन में हमारा करंट अफेयर दे रखा है, यानी कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाक्रम, वर्तमान घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर कहां कहां, इंडिया प्लस वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक हमारा मैथ से रिलेटेड है, सभी को पता होगा, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण। सांख्यिकी विश्लेषण,
आरेखन व चित्रण। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का जो हमारा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में 3 ही चीजें लिखा हुआ है, भारत का आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति। दूसरा जो सेक्शन है यहां से देखें तो करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड, और तीसरा सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण। यानी कि यहां पर देखा जाए तो टोटल हमसे प्रश्न पूछे, जो उत्तर लिखना है 3 यहाँ से लिखना है, 3 यहाँ से और 2, यानी कि टोटल 8 प्रश्नों के उत्तर देने हुए होते हैं। यहाँ पर देखें तो 5 या 6 प्रश्न होते हैं, यहाँ 5 प्रश्न और यहाँ पर 3 प्रश्न के आसपास होते हैं। और यहाँ से देखें तो हमें टोटल उत्तर कितना देना है, केवल 8। और 8 की बात करें, नंबर कितने हैं, 300, यानी कि 300 में से 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर देखें तो 40-43 के आसपास। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो मतलब एक प्रश्न लगभग 38 नंबर के आसपास देखने को मिलता है। तो 38 नंबर के अकॉर्डिंग अगर एक क्वेश्चन का प्रश्न लिखे तो 400 450 के आसपास हमारा शब्द होना चाहिए एक उत्तर के लिए। ठीक है, तो हिंदी समझ में आ गया, निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, जीएस पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, उसके बाद करेंट अफेयर, भारत तथा विश्व से संबंधित, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण, ये 3 टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगला देखें यहाँ पर जीएस पेपर, मतलब पेपर 3, और पेपर 3 क्या है हमारा, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन दे रखा है। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन। पहला सेक्शन एक ही है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि पहले सेक्शन में जो भी प्रश्न होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। दूसरा यहां पर सेक्शन देखें तो दूसरा सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ये दूसरा सेक्शन है। और तीसरे सेक्शन की बात करें तो तीसरा सेक्शन क्या है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसका प्रभाव। ठीक है, यानी कि फिर से रिपीट करता हूं, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव। ठीक है, ये हमारा जीएस पेपर 2 का सेक्शन दे रखा है। सिलेबस देखें तो इसी के आधार पर जब मैं तोड़ूंगा तो सारे टॉपिक आप लोगों के सामने होगा। ये सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए। जीएस पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा सेक्शन भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव। ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है और इसी से संबंधित देखा जाए तो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रश्नों का अगर देखा जाए तो सेक्शन मुख्य परीक्षा में बहुत ही मतलब कुछ मुख्य टॉपिक है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें इतिहास में, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था आज़ाद पीसीएस एकेडमी के लाइव चैनल पर कि कैसे कैसे इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। देखा जाए तो एक ही टॉपिक से बार बार बस प्रश्न का जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को चेंज कर करके एक ही टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा का हमारा क्या है, सिलेबस है। इतना सिलेबस मुख्य परीक्षा में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब डिटेल में करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन एक एक टॉपिक आपके पास होगा कि हमें क्या क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसको देखें तो इसमें टाइम लगने वाला है ना, तो धैर्य से लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिटेल सिलेबस। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए और लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हम सिलेबस की बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे, उसमें प्रारंभिक परीक्षा भी आपका हो जाएगा, मुख्य परीक्षा भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा। सबके टॉपिक यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करेंगे
इतिहास, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास में 3 सेक्शन है हमारा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और इन सब में देखें तो मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या है हमारा, केवल आधुनिक भारत का इतिहास, जबकि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर प्राचीन और मध्यकालीन दोनों जगह से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास बात करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मुख्य टॉपिक लिखूंगा, उसके सब टॉपिक जो है वो मैं बोलते हुए चलूंगा, आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि लिखूंगा तो ये जो क्लास है लगभग 3 घंटे की चली जाएगी। 3 घंटे हमें नहीं करना है, 1 आध घंटे में ही समाप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर टॉपिक लिखिएगा, मैं 1-2 बार इसको क्या करूंगा, रिकॉल कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको आसानी से लिखते हुए चले। तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम क्या प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले तो इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से भी इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ऐसे समय काल पर, जिस समय काल पर जो लेखन है, लेखन कला शैली वहां पर थी ही नहीं, यानी कि वहां के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, है ना। जो भी जीवन था सारा पत्थरों पर आधारित था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया, है ना। उसी को हम पाषाण काल भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि वैसे समय काल जिस समय काल में वहां के जो लोग थे वो लिखना तो जानते थे, परंतु हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसे इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, वहां के लोग लिखना जानते थे, है ना, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल के संज्ञा में रखते हैं। और तीसरा सेक्शन है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि वैसे समय काल जिस समय काल पर मनुष्य, मानव वहां पर लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, और उनके लिपि को हम भी पाते हैं, पढ़ चुके हैं, ऐसे इतिहास को ऐतिहासिक काल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहां पर प्राचीन काल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर से बोलता हूं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सिंधु घाटी सभ्यता। बिहार का इतिहास हम पढ़ेंगे तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखें तो बिहार तक नहीं था। जब आर्य लोग आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल में ये लोग कहाँ आते हैं, गंगा घाटी के क्षेत्र में आते हैं, तब से हमें बिहार में इतिहास पढ़ने। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था। तो सिलेबस में जो भी है उसमें भारत के साथ साथ, भारत के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो उसके साथ साथ बिहार के लिए भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा इसमें टॉपिक क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। इसके बाद हमारा आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हमारा आता है क्या, वैदिक काल, है ना, वैदिक काल। और वैदिक काल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, है ना, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ऐसे हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उत्तर वैदिक काल या फिर बुद्ध का काल, है ना। उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा आता है बुद्ध का काल, या फिर उसी को महाजनपद काल कहते हैं। फिर अगर उसके बाद देखें तो हमारा मौर्य काल और फिर मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्य काल फिर मौर्योत्तर काल। उसके बाद देखेंगे तो यहां पर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी कि वैदिक काल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वैदिकोत्तर काल, है ना। वैदिकोत्तर के बाद हमारा महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद हमारा क्या आएगा, मौर्य काल। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर, फिर गुप्त, फिर गुप्तोत्तर। इतना देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है। और यहाँ पर भी क्या हम पढ़ेंगे, बस फैक्चुअल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ही बस इसका सिलेबस है, मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। साथ ही यहाँ पर दक्षिण में भी पढ़ लेना है क्या, संगम काल,
इसको भी नहीं छोड़ने, प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में इतनी सारी चीजें हैं। बिहार से संबंधित बिहार में क्या क्या पढ़ना है वो भी लिख लीजिए। तो बिहार में भी पढ़ेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल है ना, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इससे संबंधित जितने भी स्थल है जहां से बिहार में साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इन सभी समय कालों का, उन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर क्या करेंगे, स्किप कर देंगे क्योंकि बिहार में इसका विस्तार नहीं था। उसके बाद हम आ जाएंगे वैदिक काल, है ना, वैदिक काल या वैदिक साहित्य। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें तो हमारा क्या है, मुख्य में बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म और साहित्य, फिर जैन धर्म और साहित्य, ये दो टॉपिक मुख्य है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जो भी विदेशी यहां पर आते हैं और उनका जो विवरण है, उन विवरण को भी हमें, मतलब उन विवरण का जानकारी हमें होना चाहिए, वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला टॉपिक लिख लीजिएगा, विदेशी विवरण। ठीक है, अगला टॉपिक है विदेशी विवरण। और इसके साथ यहां पर देखें तो इसके साथ ही क्या हो जाता है, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। इन सभी टॉपिक से प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। चलिए अब आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। थोड़ा सा हम तेजी में करेंगे ताकि इसमें समय काल बहुत लगने वाला है, ज़्यादा समय हमें यहाँ पर देना नहीं है। तो अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे भारत और फिर करेंगे बिहार, क्योंकि हम बिहार का सिलेबस लिख रहे हैं तो दोनों का हमें पता होना चाहिए। तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण क्या है, हमारा दिल्ली सल्तनत, है ना। पूर्व मध्यकाल से प्रश्न एक आध पूछे गए हैं और देखा जाए तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। दिल्ली सल्तनत से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जिसका समयकाल क्या था हमारा 1206 से 1536 तक समयकाल होता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा हैं, है ना, कौन कौन सा वंश इसमें शासन करता है, वो सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है क्या, मुगल काल। ठीक है, तो यहां पर देखें तो मुख्य रूप से हमारा दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और साथ ही उत्तर मुगल काल भी हमें पता होना चाहिए। उत्तर मुगल काल की बात करें तो ये आधुनिक भारत के साथ भी पढ़ लेते, तो आपकी इच्छा है चाहे आप मध्यकालीन भारत में पढ़े या फिर आधुनिक भारत में पढ़े, क्योंकि इस समय काल पर देखें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था और ये सारी चीजें हम आधुनिक भारत में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, यानी कि यहाँ पर देखें तो जो 1707 का समय काल है और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, वहां से हम उत्तर मुगल काल की संज्ञा देते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत भी हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम कर लेंगे यहाँ पर, है ना, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, उसके साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे और भी टॉपिक है, जैसे हमारा बहमनी राज्य हो गया, मराठा, है ना, बहमनी मराठा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है यहाँ पर सूफी आंदोलन, उसे भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सूफी आंदोलन। तो यहां पर देखें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में इतने टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इससे संबंधित बिहार की भी हम बात कर लेते हैं, बिहार में क्या क्या पढ़ना है। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सबसे पहले लिखिएगा ममलूक वंश। ममलूक वंश लिखते हुए भी चलता हूं, ज्यादा सही हो। बिहार में ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक वंश की बात करें तो यहाँ पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, चेरो वंश, नुहानी वंश, है ना, ये सारे यहाँ पर थोड़े थोड़े देख लेने। खिलजी वंश, तुगलक, ठीक है, उसके बाद नुहानी, तुगलक वंश के बाद नुहानी वंश, उसके बाद अफगान यहाँ पर आते हैं। अफगानों के बारे में इसी में हमें पढ़ लेना है क्या, शेर शाह सूरी, क्योंकि बिहार के इतिहास से इसका संबंध है। शेर शाह सूरी की देखें तो प्रारंभिक जो प्रशासनिक प्रारंभ ये किया था वो कहाँ से, बिहार से ही किया था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो चौसा का युद्ध होता है ना, चौसा का युद्ध यहाँ पर देख लेना है। कलिंजर का युद्ध देख लेना है ना।
कलिंजर का, ये सारे यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिहार से संबंधित इतनी सारा टॉपिक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास और साथ ही बिहार से रिलेटेड। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखें तो टॉपिक बहुत सारा होगा, है ना। मैं बोलते हुए जाऊंगा, सारा आप लोग लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का, है ना। तो सभी को पता होगा आधुनिक भारत का प्रारंभ कहां से होता है। सबसे पहले इसका प्रारंभ कहां से देखते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला टॉपिक क्या होगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। तो आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है। कहां से, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आती है, इसका क्रम देख लीजिएगा, किस क्रम में कौन आता है, कौन सी कंपनी कहां पर फैक्ट्री लगाती है, ये सारी चीजें आप यहां पर देख लेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना है, ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, यानी कि यहां पर देखें तो बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां थी। इन सब में क्या होता है, एक होड़ होता है, होड़ के परिणाम स्वरूप अंततः यहां पर ब्रिटिश कंपनी भी यहां पर विजित होती है और इसी की शासन की यहां पर स्थापना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखें तो स्थापना कैसे होता है, यहां पर देखें तो एक दो युद्ध यहां पर महत्वपूर्ण है, प्लासी और बक्सर, है ना। इन दोनों युद्धों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ती है और जब नींव पड़ जाती है तो ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर क्या करने लगता है, विस्तार, है ना। तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे होता है, इसके बारे में, इससे संबंधित जितनी जानकारियां है वो सारी चीजें, है ना, वो सारी चीजें यहां पर करना है। जैसे यहां पर देखें तो विस्तार कैसे कैसे होता है, यहां पर देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर विस्तार के क्रम में देखें तो मैसूर के साथ जो 4 युद्ध होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। पंजाब का विलय किया जाता है 2 युद्धों के माध्यम से, है ना। उसके बाद सिंध का विलय किया जाता है एलन बरो के द्वारा 1843 ईस्वी में। ये सारी चीजें, सहायक संधि लाई जाती है वेलेस्ली के द्वारा, इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। इसी के माध्यम से मैसूर, पंजाब, मराठा, इन सबको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। इन सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद नेपाल का विलय किया गया, कुर्ग का विलय किया गया 1834 ईस्वी में, कछार का विलय किया गया 1834 ईस्वी में, दार्जिलिंग है उसका 1835 में, जयंतिया का 1835 में, सिंध का विलय किया गया 1843 ईस्वी में। ये सारी चीजें यहां पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आता है डलहौजी, कब, 1848 ईस्वी में, और इसके द्वारा क्या लाया जाता है, विलय की नीति, है ना। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। डलहौजी कब आता है, 1848 ईस्वी में, और इसके द्वारा विलय की नीति लाई जाती है। और विलय की नीति की बात करें तो यहाँ पर 3 माध्यम, पहला तो युद्ध, है ना, पहला युद्ध, दूसरा कुप्रशासन, है ना, और तीसरा यहाँ पर गोद निषेध, ठीक है। 3 चीजें, विलय की नीति में 3 चीजें लेकर आता है, युद्ध के माध्यम से विलय, या फिर कुप्रशासन के माध्यम से विलय, या फिर गोद निषेध, या फिर इसी को हड़प की नीति कहा जाता है। इन सब के माध्यम से क्या किया, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया। युद्ध की बात करें तो युद्ध के माध्यम से द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध होता है 1848-49 में, और इसी के माध्यम से पंजाब का विलय किया जाता है। और दूसरा इसके माध्यम से देखें तो आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1852 ईस्वी में, और इसके माध्यम से जो निचला वर्मा था, है ना, निचला वर्मा जिसे पेगू के नाम से जानते हैं, उसका विलय किया जाता है। यानी कि विलय की नीति जो थी, विलय की नीति में युद्ध के माध्यम से 2 विलय किए जाते हैं, एक तो पंजाब का और दूसरा पेगू का, यानी कि निचले वर्मा का विलय यहां पर किया जाता है। कुप्रशासन की बात करें तो कुप्रशासन के माध्यम से किसका, अवध का विलय कर लिया जाता है, कब, 1856 ईस्वी में। उसके बाद गोद निषेध या फिर हड़प की नीति की बात करें तो इसके माध्यम से सतारा का, है ना, सतारा का, जैतपुर, संबलपुर,
यहाँ पर देखें तो सतारा को 1848 में मिला लिया जाता है। जैतपुर की बात करें तो एक साल बाद ही यानी कि 1849 में। उसके बाद संबलपुर ये भी 1849 में। बाघत था, है ना, उदयपुर था, उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में। नागपुर को 1854 में। किसके माध्यम से? गोद निषेध या फिर हड़प नीति के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है और इससे क्या होता है? ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत में क्या देखें? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना यहां पर होती है और स्थापना जब हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं? अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और विस्तार जब कर लेते हैं, जब यहां पर इनका शासन प्रशासन चलने लगता है तो यहां पर बहुत सारे ब्रिटिश नीतियां लाई जाती है और ब्रिटिश नीतियों का परिणाम क्या होता है? लोगों के मन में असंतोष जागृत होता है और उसी का परिणाम होता है यहां पर बहुत सारे विद्रोह, क्रांति, आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसके बाद हम क्या देखेंगे? यहां पर विस्तार हो गया तो इनकी नीतियां, है ना, इनकी नीतियां देखेंगे। ये जो आधुनिक भारत का बता रहा हूं ये देखा जाए तो डिटेल में है, ऑप्शनल लेवल पर भी इतना पढ़ा जाता है जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो नीतियों में देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर नीतियाँ लाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी विचारधाराएं आई। जैसे प्राच्यवादी लोग थे, आंग्लवादी लोग थे, इवेंगेलिकल्स थे, है ना, मुक्त व्यापार चिंतन था, ब्रिटिश उदारवाद था, उपयोगितावाद था। ये सभी क्या था? विचारधाराएं थी जो बारी बारी से यहाँ पर आई। प्रारंभ में प्राच्यवाद और आंग्लवाद में यहाँ पर विवाद रहा कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन है ना, या फिर पढ़ाई है, जो भी यहाँ पर पढ़ाई प्रारंभ किया जाए, वो प्राच्यवादी लोग थे जो भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते थे और आंग्लवादी लोग जो थे वो अंग्रेजों का जो नीति था, ठीक है, वो सारा यहाँ पर चलाने की विचार से सहमत थे। तो ये बहुत सारी विचारधाराएं थी, इन सभी विचारधाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार रिपीट करता हूं, लिख लीजिएगा। विचारधाराओं में प्राच्यवाद, आंग्लवाद, इवेंगेलिकल्स, मुक्त व्यापार चिंतन, ब्रिटिश उदारवाद, उपयोगितावाद, ये सारे क्या थे? विचारधाराएं थी। उसके बाद इनकी नीतियों की बात करें तो नीतियों में भी बहुत सारी यहां पर नीतियां थी। जैसे यहां पर बात करें हम सामाजिक सुधार नीति, ठीक है, नीतियों में लिखते हुए चलिएगा कौन कौन सी नीति के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नीतियों में तो सबसे पहला सामाजिक सुधार नीति, उसके बाद इनके द्वारा लाई गई शिक्षा नीति, सामाजिक सुधार नीति, उसके बाद यहां पर लाई गई शिक्षा नीति। ठीक है, सामाजिक सुधार नीति, उसके बाद शिक्षा नीति, साथ ही यहां पर भू राजस्व नीति लाते थे ये, है ना, भू राजस्व नीति लाई गई, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण इनके द्वारा किया जाता है, तो अगला टॉपिक लिखिएगा कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना। उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहां पर किया जाता है, तो ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा यहां पर क्या किया जाता है? व्यापार नीति लाई जाती है, तो व्यापार नीति उनकी क्या रही इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद उद्योग संबंधी नीति यहां पर लाई जाती है ना। उसके बाद एक था धन का निर्गमन, धन का निर्गमन, कैसे और किस माध्यम से भारत के जो धन था उसका निर्गमन कर रहे थे, ब्रिटेन को भेज रहे थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद रेलवे है ना, रेलवे के प्रति इनकी क्या नीति थी, इनकी प्रेस नीति क्या थी, प्रेस नीति भी हमें पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद बहुत सारे अधिनियम लाए गए, इन अधिनियमों के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। अंग्रेजों के समय काल में भारत में बहुत सारे दुर्भिक्ष आए, उन दुर्भिक्षों को लेकर इनके द्वारा क्या क्या नीतियां बनाई गई, बहुत सारी यहाँ पर नीतियां लाई गई, उन सभी नीतियों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो देसी रियासत थे वहां पर, तो देसी रियासतों के प्रति इनकी क्या क्या नीति होनी चाहिए, क्या क्या नीति इनके द्वारा लाई गई देसी रियासतों के प्रति, यह भी हमें पता होना चाहिए। फिर इनके अंदर आता है परम सत्ता का विचार, यानी कि परम सत्ता कैसे यहां पर स्थापित किया जाए, तो परम सत्ता का जो विचार था उसके बारे में पता होना चाहिए। विस्तार की नीति के
अनुसार मतलब विस्तार की जो नीति थी इसके अंतर्गत क्या क्या था, क्या क्या इन्होंने किया, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अंततः देखने को मिलता है क्या, 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह हमें पता होना चाहिए, है ना, मुख्य टॉपिक है ये 1857 का विद्रोह। और 1857 का विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के पश्चात यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए उन सब के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो नीतियों के अंतर्गत देखें तो इन सभी नीतियों में 1857 के पश्चात जो भी नीति में परिवर्तन किए गए वो हो, चाहे हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार हो, है ना, शिक्षा हो, भू राजस्व, व्यापार, धन का निर्गमन, रेलवे, शिक्षा, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। और यहां से देखें तो 1-2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण टॉपिक को देखें तो लगभग 3 से 4 घंटे में जितना भी मैंने नीति बताया सारा नीतियों को आप देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब इन नीतियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय प्रतिक्रिया हुई, है ना, भारतीय प्रतिक्रिया। जब मान लीजिए कोई विदेशी आकर आपके ऊपर बहुत सारी नीतियां लाद देता है, अपने मन की करता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी ही। तो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय प्रतिक्रिया क्या हुई, ठीक है। तो भारतीय प्रतिक्रिया मुख्य रूप से देखें तो क्या हुआ, विद्रोह एवं आंदोलन, विद्रोह एवं आंदोलन, ठीक है, विद्रोह एवं आंदोलन हुआ, यानी कि विस्तार के साथ साथ इनके द्वारा नीतियां लाई गई और इन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप लोग यहाँ पर क्या हुए, असंतुष्ट हुए और वो अपनी क्या दिखाए, यहाँ पर प्रतिक्रिया दिखाए, किस रूप में, विद्रोह और आंदोलन के रूप में। तो विद्रोह और आंदोलन की बात करें तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है मुख्यतः मुख्य टॉपिकों का मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, आप लोग साथ में लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो जनजातीय विद्रोह, विद्रोह के कितने सारे कैटेगरी हैं वहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो जनजातीय विद्रोह, ठीक है, जनजातीय विद्रोह में देखें तो यहां पर कौन सा था, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सारे क्या है, जनजातीय। तो लिख लीजिएगा, भील, कोल, संथाल, मुंडा, ये सारे विद्रोह जो थे ये सभी क्या थे, जनजातीय विद्रोह थे, यानी कि ये सभी लोग जनजाति थे। और जो अंग्रेज यहाँ पर आए तो यहाँ पर वन से संबंधित बहुत सारी नीतियां लाए, परिणामतः इनका जीवन यापन वनों पर आधारित होता है, तो उस पर से इनका अधिकार समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे ये इनके चक्रों में फंस जाते हैं, इनके ऋण जाल में, है ना, जो भी भू राजस्व नीति लेकर आए तो ऋण जाल में फंस जाते हैं और इससे इनकी खून चूसा जाता है। परिणामतः इनके मन में विद्रोह उत्पन्न होता है और उसी को जाहिर करते हैं जो जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मजदूर विद्रोह, मजदूरों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया, ठीक है, मजदूर विद्रोह। और मजदूर विद्रोह की बात करें तो यहाँ पर रंगऊर विद्रोह, नागर विद्रोह, नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, ये जो विद्रोह थे ये सभी क्या थे, मजदूर विद्रोह थे और इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, पहला क्या है, रंगऊर विद्रोह, है ना, पहला रंगूर विद्रोह, फिर नागर, ठीक है, नागर, नील, नागर विद्रोह, नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, है ना, उसके बाद पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह, ये जो मुख्यतः विद्रोह थे ये सारे क्या थे, मजदूर विद्रोह, यानी कि मजदूरों के द्वारा किया गया विद्रोह। इसके बाद विद्रोह की बात करें तो बहुत सारे राजा थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, है ना, तो इन सभी राजाओं के द्वारा भी यहां पर विद्रोह किया गया। जैसे यहां पर देखें तो अपदस्थ राजा के द्वारा, ठीक है, विद्रोह की बात करें तो बोलता हूं, इसको लिखूंगा नहीं, लिखेगा। सबसे पहला यहां पर राजा चैत्य सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया, राजा चैत्य सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया। कौन से क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में। और समय काल की बात करें तो 1778 से 81, 1778 से
81 में किसके द्वारा? राजा चैत्य सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया अवध वाले क्षेत्र में, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा यहां पर विद्रोह देखिए अपदस्थ राजाओं में तो वजीर अली का विद्रोह भी देखने को मिलता है, और यह भी अवध वाले क्षेत्र में हुआ कब? 1799 में। 1799 में किसके द्वारा? वजीर अली का विद्रोह। उसके बाद अगला यहां पर देखें तो वेलुथंबी का विद्रोह था, जो केरल वाले क्षेत्र में था। ट्रावनकोर 1805 ईस्वी में ये देखने को मिला। ठीक है, वेलुथंपी का विद्रोह। और अगला यहां पर मुख्य देखें तो अपदस्थ राजाओं में बुंदेला का विद्रोह। ठीक है, बुंदेला का विद्रोह, ये भी अपदस्थ राजा के द्वारा ही किया गया था। कहां था? मध्य भारत का जो क्षेत्र था वहां 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अपदस्थ राजाओं के द्वारा किया गया विद्रोह। ठीक है, तो ये सारे विद्रोह आप लोगों को कर लेने हैं, और इतना सारा कर लेते हैं तो आशा करता हूं कि एक भी प्रश्न यहां पर छूटने वाले नहीं है। उसके बाद विद्रोह के बाद हम आते हैं किस पर? आंदोलनों पर। आधुनिक भारत थोड़ा सा डिटेल में करना है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले धार्मिक आंदोलन। ठीक है, ये भी देखें तो सारा विद्रोही है, मतलब पहले विद्रोही करते हैं धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित विद्रोह, है ना। धर्म से संबंधित विद्रोहों की बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर क्या था? सन्यासी विद्रोह। उसके बाद देखें तो फकीर विद्रोह था, करीम शाह और टीपू का विद्रोह था, टीपू और मीर का विद्रोह था, फराजी विद्रोह, पाबना विद्रोह, मोपला विद्रोह, वहाबी विद्रोह। ठीक है, ये सारा क्या था? धर्म से संबंधित। 1857 का भी विद्रोह देखे, क्रांति देखे तो ये भी धर्म से ही संबंधित था, क्योंकि प्रारंभ देखे तो कारण तो इसमें बहुत सारे थे, लेकिन प्रारंभ कहां से हुआ? धर्म को लेकर ही। जो गोश्त वाला, जो चर्बी वाला कारतूस था उसी को लेकर इससे क्या हुआ? मंगल पांडे का धर्म भ्रष्ट हुआ, और यहीं से प्रारंभ हुआ क्या? 1857 की विद्रोह। तो इसे भी हम धार्मिक विद्रोह के, धर्म से संबंधित विद्रोह के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या बोला? सन्यासी विद्रोह, फिर फकीर विद्रोह, उसके बाद करीम शाह और टीपू का विद्रोह। ठीक है, उसके बाद टीपू और मीर जाफर का विद्रोह। ठीक है, उसके बाद फराजी विद्रोह, पाबना विद्रोह, मोपला विद्रोह और वहाबी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये सभी धर्म से संबंधित विद्रोह थे। इसे भी आप कर लीजिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद आंदोलनों के बारे में। ठीक है, आंदोलन कौन कौन से हुए? ठीक है, विद्रोह और आंदोलन। आंदोलन में देखें तो मुख्यतः क्या क्या? बहुत सारे आंदोलन यहां पर देखने को मिले। सबसे पहले तो यहां पर श्रमिक आंदोलन। ठीक है, उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन आंदोलन, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन था, अलीगढ़ का आंदोलन, सत्यशोधक समाज आंदोलन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का आंदोलन। ठीक है, उसके बाद सिख सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, प्रार्थना समाज आंदोलन था। तो ये सभी आंदोलनों की लिस्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिर से बोलता हूं, रिपीट करता हूं, थोड़ा सा धीरे लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले श्रमिक आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले श्रमिक आंदोलन, उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके बाद ब्रह्म समाज आंदोलन, ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज आंदोलन। ठीक है, ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज आंदोलन, उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के बाद हम यहां पर देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन आंदोलन, रामकृष्ण मिशन आंदोलन। उसके बाद हमने बात किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन। उसके बाद अलीगढ़ का आंदोलन,
ठीक है, अलीगढ़ का आंदोलन, उसके बाद सत्यशोधक समाज आंदोलन, ठीक है, सत्यशोधक समाज आंदोलन के बाद हम यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर का आंदोलन, ठीक है, बी आर अंबेडकर के बाद हमने यहां पर बात की थी सिख सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये लिख लीजिए। उसके बाद प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज आंदोलन। तो आंदोलनों में ये सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ पर ये सारे जो हैं इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। पहला श्रमिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन आंदोलन, थियोसोफिकल सोसाइटी आंदोलन, है ना। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, सत्यशोधक समाज आंदोलन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आंदोलन, प्रार्थना समाज आंदोलन, और एक और हमने बात किया था सिख सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं समाज सुधारकों के बारे में, ठीक है। बहुत सारे समाज सुधारक थे, ठीक है, इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इन सब से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं समाज सुधारकों की, है ना, समाज सुधारक। मैं बस नाम बोलूंगा, है ना, नाम बोलूंगा, आप लिखते हुए चलिएगा, लिखूंगा नहीं। समाज सुधारकों में देखें तो सबसे मुख्य नाम क्या आता है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, लिखते हुए चलिएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद अगला नाम लिखिएगा केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। अगला नाम यहां पर आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला नाम लिखिएगा हेनरी विलियम डेरेजी, हेनरी विलियम डेरेजी। उसके बाद अगला नाम लिखिएगा विवेकानंद, अगला नाम विवेकानंद। अगला लिखिएगा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। अगला नाम लिखिएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अगला ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगला नाम सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, ठीक है। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी एक टॉपिक ही है, गांधी जी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें गांधी जी के द्वारा की गई, तो अलग से एक टॉपिक है गांधी जी, लेकिन गांधी जी यहां भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी हो गया। उसके बाद आगे लिखिएगा अगला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसकी प्रारंभ देखें तो कब हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, उसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। इसकी स्थापना का अगर देखा जाए तो स्थापना के साथ ही एकजुट होकर लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया, क्योंकि आंदोलन हर क्षेत्र में हो रहा था, लेकिन कोई मंच नहीं था कि संपूर्ण व्यक्ति एक साथ जुटकर आंदोलन कर सके। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। अगला लिखिएगा होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, है ना। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। उसके बाद आजाद हिंद फौज लिख लीजिए, आजाद हिंद फौज, ठीक है। उसके बाद 4 यहां पर जन आंदोलन हुए, ठीक है, 4 जन आंदोलन हुए, उसको भी लिख लीजिएगा।
ठीक है, 4 जन आंदोलन क्या क्या थे। पहला यहां पर देखें तो सबसे पहला तो क्या था, स्वदेशी आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ, 1905 ईस्वी में। तो जन आंदोलन में पहला स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। दूसरा यहां पर देखा जाए तो असहयोग, असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग की बात करें तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद तीसरा देखें तो सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसकी बात करें तो 10 साल बाद 1930 में हुआ था। और अगला देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, अगला भारत छोड़ो आंदोलन, समय काल देखें तो 1942 ईस्वी, ठीक है। तो 4 जन आंदोलन, यानी कि जिसमें बड़े स्तर पर जन भागीदारी थी उसे जन आंदोलन कहा गया। और उसमें देखें तो स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन 4 बड़े स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत में और देखें, आधुनिक भारत के इतिहास में तो और यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं बिहार से संबंधित, और तत्पश्चात हमारा इतिहास का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो हम और देख सकते हैं संवैधानिक विकास, ठीक है। ब्रिटिश भारत में, अगला टॉपिक लिखिएगा, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, ठीक है। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये आया, ठीक है, और 20-20 साल पर धीरे धीरे आते रहा। उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। 73, 93, 13 है ना, उसके बाद 33, 53, ठीक है। उसके बाद 1758, 1757 में विद्रोह हो गया। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी से क्या हुआ, भारत के संविधान का निर्माण का आधार बना। तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। उसके बाद और भी प्रश्न आते हैं, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन थे, किनके समय काल पर क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जिनके समय काल पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बदलाव लाया, उसको ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर देखने हैं और उसको पढ़ जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर और हमें क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में कौन कौन से महत्वपूर्ण, इसमें गांधी जी भी आएंगे। और पीछे हमने समाज सुधारक का देखा, उन सबको भी यहाँ पर हमें पढ़ जाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं, ठीक है, किनके द्वारा कौन सा पत्र पत्रिकाएं निकाला गया, चलाया गया, ठीक है, कौन हिंदी था, अंग्रेजी में तब्दील हो गया, इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अंतिम टॉपिक देखें तो कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो बचे हुए टॉपिक में हमारा ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं, कांग्रेस का अधिवेशन बहुत सारे हुए, लेकिन कहाँ पर मुख्य फैसले लिए गए, इन सबसे संबंधित जितने भी अधिवेशन हैं वो सारा चीज़, और जिसमें बिहार से संबंधित हो उससे तो करना ही करना है, बिहार और बंगाल से संबंधित, ठीक है। तो उसको मुख्य रूप से देखिएगा, और ये सारी चीज़ें हम देख ले तो क्या होगा, हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, इसमें देखें तो बहुत सारी चीज़ें बिहार में रिलेट कर जाती है, लेकिन बिहार से चाहे तो अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, और यहाँ पर देखें तो बस बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। सबसे पहले तो आधुनिक बिहार का इतिहास पहला टॉपिक हो जाएगा, और साथ ही दूसरा टॉपिक जो हमने भारत में देखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वैसे ही बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, कब होता है, कहाँ पर होता है, पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है, ये सारी चीज़ें है ना। उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में आधुनिक व्यापार का स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद द्वैत शासन जो लाया जाता है, ठीक है, भारत में, उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देख लीजिएगा।
उसके बाद अंग्रेजी जो नीतियाँ थी, अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, वो सारे चीज़ देख लीजिएगा। और साथ ही बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, तो बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर कर ले तो पूरा इतिहास हमारा कंप्लीट हो गया। और इतने करने के बाद हमारा 40 से 45 नंबर कोई नहीं ले जाने वाला, 40 से 45 नंबर का सिलेबस हो चुका है। इतना अगर मेहनत से करते हैं तो 1.5 महीने के आसपास लगेगा, 1.5 से 2 महीने, है ना। 1.5 से 2 महीने में आप पढ़ भी जाएंगे, रिवीजन भी कर जाएंगे, और जो भी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का आप रिवीजन भी कर लेंगे और उन सबको सॉल्व भी कर लेंगे। तो 1.5 से 2 महीने में आपका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितना नंबर, 40 से 45 नंबर। अब बचे कितने हमारे पास, मिनिमम 60 से 70 नंबर और चाहिए, है ना। 60 से 65 नंबर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया। अब आते हैं हम कहाँ, भूगोल के बारे में, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए अगले क्लास में इसके बाद की चर्चा करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम देखेंगे भूगोल, है ना। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद करेंट अफेयर, है ना। उसके बाद इसके अलावा जो चीज़ बच जाता है हमारा मिसलेनियस को भी हम वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ सिलेबस में कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में इसके आगे की सिलेबस आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रतिबद्धता के साथ आप भी लग जाइए, हम भी लग चुके हैं, ठीक है। चलिए।